हेलो दोस्तों, कैसे आप? स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल हाउ टू कोड में। आज के सेशन 3 में हम जानेंगे CLS होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि CLS होता क्या है। तो दोस्तों, CLS का जो फुल फॉर्म होता है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट होता है। इसको हम CLS के नाम से जानते हैं। ये एक वेब वाइटल का ही मैट्रिक्स है, बेसिकली कोर मैट्रिक्स है, जिसके बेस पे आपका वेब वाइटल पास एंड फेल होता है। तो CLS जो होता है बेसिकली आपके पेज के विजुअल स्टेबिलिटी को बताता है कि आपका वेब पेज कितना स्टेबल है। स्टेबल का यहाँ मतलब यह है कि आपका पेज कितना लेआउट शिफ्ट कर रहा है, यानी कि एक एलिमेंट ऊपर नीचे कितना शिफ्ट हो रहा है। जैसे कि कोई एनिमेशन आ रहा है बट वो उस एनिमेशन में अगर पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है, या बाय डिफ़ॉल्ट कोई डायनेमिकली कंटेंट ऐड हो गया, किसी भी तरह का शिफ्टिंग है आपके पेज पे अगर व्यू पोर्ट में दिख रहा है यूज़र को, तो वो एक अनस्टेबल पेज माना जाता है। और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से अनस्टेबल माना जाता है और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं और किस तरह से इसका मेजरमेंट करते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि CLS का स्कोर क्या होता है। तो जो गुड का स्कोर होता है 0.1 होता है। नीड इम्प्रूवमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो स्कोर है अप टू 0.25 होना चाहिए, उसके बाद वो पुअर कैटेगरी में चला जाता है। अगर आपका 0.1 से ऊपर भी जाएगा तो भी आपका कोर वाइटल फेल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोर वाइटल पास करने के लिए आपको बेसिकली 3 चीज़ें पास करनी पड़ती हैं। एक LCP जो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया, और सेकंड CLS जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, और इसके बाद भी एक चीज़ है INP जो मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। अभी के लिए हम जानते हैं कि कोर वाइटल की जो मैट्रिक्स है CLS, वो किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि CLS रिपोर्ट कब होता है। व्हेन इज CLS रिपोर्टेड? तो दोस्तों, CLS दो तरीके से रिपोर्ट होता है, एक फील्ड डेटा के रूप में, दूसरा लैब डेटा के रूप में। CLS जो लैब फील्ड डेटा के रूप में जो रिपोर्ट होता है, बेसिकली ये आपका ये जो एक यूज़र का कंप्लीट लाइफ साइकिल जो होता है, एक पेज पर यूज़र ने कितना इंटरेक्ट किया है, कितना स्क्रॉल डाउन किया है, उसके अंदर उसको कितने लेआउट शिफ्ट मिले हैं, उनका जो कैलकुलेशन होता है वो फील्ड डेटा से निकल के आता है। लैब डेटा बेसिकली होता है कि एक वेब पेज जब लोड होता है किसी डिवाइस पे, और जो फर्स्ट व्यू पोर्ट होता है उसके अंदर जो लेआउट शिफ्ट होते हैं, उनका मेजरमेंट जो होता है वो लैब डेटा के अंदर आता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे दो अंतर है, एक इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ ए पेज और ड्यूरिंग द लोडिंग फेज ऑफ द पेज। तो ये डिफरेंस है, या और दोनों ही तरीके से हम मेज़र करते हैं। अब आपको को फील्ड डेटा लैब डेटा दिखता क्या है, तो मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ कि फील्ड डेटा एंड लैब डेटा कहाँ पे दिखता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल ने एक वेबसाइट बना रखी है जिसपे हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, पेज स्पीड डॉट वेब डॉट डेव। यहाँ पे अगर हम जैसे कि नोवा रिज्यूमे को देखें, ठीक है, इसको हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको किसी भी पेज को एनालाइज करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें डोमेन का नेम डालना पड़ेगा, फिर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो खुल के जो आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे आप देखो कोर वाइटल लिखा हुआ है, असेसमेंट पास हो रहा है। अब पास होने के लिए देखिए यहाँ LCP भी पास हो रहा है, NP भी है और CLS भी है। तो ये तीनों के तीनों मैट्रिक्स पास हो रहा है। तो बेसिकली ये जो सबसे पहले आपको जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका फील्ड डेटा है, ठीक है, जो कि एक रियल डेटा होता है रियल यूज़र एक्सपीरियंस का। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक होता है डिस्कवर व्हाट योर रियल यूजर एक्सपीरियंसिंग, और दूसरा होता है डायग्नोज परफॉर्मेंस इशू। जो डायग्नोज परफॉर्मेंस इश्यूज के अंदर जो डेटा है वो लैब डेटा होता है, और ये जो ऊपर में जो आप मैट्रिक्स में जो डेटा दिख रहे हैं वो रियल यूजर एक्सपीरियंस डेटा होता है, जिसको हम फील्ड डेटा कहते हैं। और जो रियल यूजर जो होता है वो पेज को स्क्रॉल भी करता है, इंटरेक्शन भी करता है, उसके बाद जो डेटा मिलता है यूज़र इस यहाँ पे डिस्प्ले करता है। बट ये जो डेटा है यहाँ पे इसके अंदर ये लैब डेटा होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी CLS दे रखा है, यहाँ पे 0.03 है, और यहाँ पे जो CLS है 0 है। तो जनरली अपने अपने कैलकुलेशंस है फील्ड डेटा के और लैब डेटा के, ठीक है। तो इस बेस पे फील्ड डेटा और लैब डेटा निकल के आता है। तो वापस हम मूव बैक करते हैं अपने स्लाइड्स पे, ठीक है। तो हम समझ गए फील्ड डेटा लैब डेटा दो तरीके से रिपोर्ट जनरेट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हाउ इज CLS मेजर्ड? अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कि CLS जो होता है, जो 0.1 होता है,
ठीक है, वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो मैट्रिक्स है जिसके बेस पे आपका जो है CLS मेजर होता है। एक है इम्पैक्ट फ्रैक्शन, दूसरा है डिस्टेंस फ्रैक्शंस। तो पहले हम इम्पैक्ट फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। तो इम्पैक्ट फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या है, हाउ मच ऑफ द व्यू पोर्ट इज विजुअली इम्पैक्टेड। जो आपका वेब पेज होता है, जो आपके किसी भी डिवाइस के व्यू पोर्ट में सबसे जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो जितना पोर्शन आपको दिख रहा होता है उसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो वो वाला एलिमेंट कितना एरिया कवर कर रखा है विजुअली, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट फ्रैक्शन क्या होता है। जो आपका कितना विजुअली इम्पैक्टेड हो रहा है वो इम्पैक्ट फ्रैक्शन में चला जाता है, और कितना मूव हो रहा है यानी कि ऊपर से नीचे जा रहा है या लेफ्ट से राइट जा रहा है, कितना वो मूव कर रहा है, वो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली जो डिस्टेंस फ्रैक्शन होता है मेजर्स हाउ फार एन एलिमेंट्स हैज मूव्ड इन द व्यू पोर्ट रिलेटेड टू द व्यू पोर्ट साइज। तो जो आपका व्यू पोर्ट साइज होता है उसके अंदर कितना परसेंटेज मूव कर रहा है, उससे वो डिस्टेंस फ्रैक्शन निकालता है। और इम्पैक्ट फ्रैक्शन और डिस्टेंस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आती है उससे आपका CLS स्कोर कैलकुलेट होता है। और कैलकुलेशन क्या है, इम्पैक्ट फ्रैक्शन इनटू डिस्टेंस फ्रैक्शन, यानी कि एरिया ऑफ विजुअली इम्पैक्टेड ऑन द व्यू पोर्ट, और डिस्टेंस यानी कि कितना मूव हुआ, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ था मूव होके यहाँ आ गया, तो ये डिस्टेंस है। एरिया मतलब कितना एरिया आपका विजुअली इम्पैक्ट हो रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो आपका CLS स्कोर में काउंट हो जाता है। ठीक है, इसको और आगे समझते हैं इसको, और एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, एक इमेज के थ्रू समझते हैं, जो कि ऑफिशियली गूगल ने भी अपने वेबसाइट पर दे रखा है। वो क्या है जो ऑफिशियली दे रखा है उन्होंने, ये वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यही एग्जाम्पल आपको वहाँ मिल जाएगा। तो बेसिकली एग्जाम्पल वही है, रीजंस वही हैं, तो अलग कुछ नहीं है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे दो चीज़ें हैं, ये जो देख रहे हो आप ये है इम्पैक्ट फ्रैक्शन, और यहाँ पे जो मैंने इसको लिया है वो आपका डिस्टेंस फ्रैक्शन लिया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इम्पैक्ट और डिस्टेंस दोनों फ्रैक्शन है, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं और इम्पैक्ट फ्रैक्शन में। तो आप देखोगे यहाँ पे जो इम्पैक्ट फ्रैक्शन है, ये जो एरिया है इसने आपके व्यू पोर्ट का 50% कवर कर रखा है, यानी कि ये पूरा 100% है, इसने आपको 50% कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट फ्रैक्शन है 50% है, यानी कि 0.5 है ये। ठीक है, 0.5 है। ठीक है, और आप देखोगे यहाँ पे एक ब्लू कलर का ये जो एरो है उसने हो सकता है यहाँ पे कुछ डायनेमिक कंटेंट आ रहा हो, उसने यहाँ पे नीचे इसको 25% डाउन कर दिया है। तो आप देखोगे ओवरऑल जो व्यू पोर्ट में जो इम्पैक्ट एरिया है वो हो गया आपका 75%, यानी कि 50% में आपका ये कंटेंट फ्लो कर रहा था बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ दिखा रखा है, और 25% यहाँ पे कोई डायनेमिक चीज़ आने वाली थी या किसी भी तरह से उसने पुश करके नीचे कर दिया। तो टोटल जो एरिया इम्पैक्ट हो गया आपका 75% है। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 50% आपका यहाँ पे ये एरिया था, और 25% इसने पुश कर दिया, तो टोटल हो गया आपका 75% एरिया। ठीक है, और पुश कितना क्या, यानी कि ये जो चीज़ शिफ्ट कितनी हुई है 25%। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक 75% और 25%। तो नीचे में देखिए यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे बना रखा है कि जो इम्पैक्ट फ्रैक्शन है आपका वो 75% हो गया, एंड डिस्टेंस फ्रैक्शन जो है वहाँ पे 0.25 हो गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस जो उसने पुश किया है वो 0.25, यानी परसेंटेज में मैंने लिया 0.25%। ठीक है, तो लेआउट जो शिफ्ट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है 0.175, यानी कि ये 0.1 से ऊपर है तो आपका जो CLS है यहाँ पे फेल हो जाता है। अगर ये 0.0995 ऐसा कुछ होता तो आपका CLS पास हो रहा होता, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है वो 0.1 से नीचे तक की अपॉर्चुनिटी, उससे ज़्यादा आप लेआउट को नहीं हिला सकते। ठीक है, तो हो सकता है ये हल्का सा अगर नीचे आता तो शायद आपका 0.1 से कम होता और आपका CLS पास हो जाता, बट आपका जो फाइनल कैलकुलेशन है
वो आपका 0.1875 है, तो यहाँ पे आपका वेब वाइटल फेल हो रहा है, यानी कि CLS फेल हो रहा है तो आपका वेब वाइटल भी फेल हो रहा है। ठीक है, इसी चीज़ को एक मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 50% है, ये भी 50% है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस 50% के अंदर एक बटन ऐड हो गया। ठीक है, तो इसने इसको मूव कर दिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50% यानी कि ये 0.5 हो गया, और यहाँ पे जो बटन आया है वो 15% एरिया उसने कवर किया, यानी 15% पुश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस फ्रैक्शन जो आपका निकल गया, यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, और जो आपका लेआउट इम्पैक्ट जो हो रहा था वो 50 आ गया। ठीक है, यानी कि 0.5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल के आ गया आपका 0.5 इंटू 0.15 इक्वल टू 75, यानी कि यहाँ पे 0.075 है। यहाँ पे आपका CLS फेल नहीं होगा। स्कोर यहाँ पे भी देखा जाए तो हाई है, बट वो अंडर द थ्रेशोल्ड है, जो कि फेल का कैटेगरी है 0.1। यहाँ पे आपका वेब वाइटल जो है पास होगा, फेल नहीं होगा, क्योंकि 0.1 से कम है। ठीक है, यहाँ समझ गए। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे भी सेम चीज़ था, यहाँ पे सेम, दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोस्तों दोनों में फ़र्क है। यहाँ पे हमने 75% किया, जबकि सब कुछ सेम था। रीज़न ये था कि जो आपका 25% इसने जो मूव किया है, उसने अंडर द व्यू पोर्ट ही मूव किया, यानी कि पहले 50% था, इसको बढ़ा के इसने 75 कर दिया। तो ये कंप्लीट जो आपको इम्पैक्टेड एरिया है 75% है, इसलिए यहाँ पे 75% हुआ। बट यहाँ जो देखोगे, आपके बटन को इसने 15% मूव किया, तो ये भी तो 50 और 15 65 क्यों नहीं हो गया? इसका रीज़न ये है कि जो उसने मूव किया वो व्यू पोर्ट से बाहर मूव कर दिया, यानी कि उसने व्यू पोर्ट को बाहर पुश कर दिया। तो टोटल जो एरिया है आपका अल्टीमेटली 50% ही बना है। अगर ये ही बटन ऊपर में अगर इसने डाली होती तो ये एरिया आपका 15 + 50 इक्वल टू 65 हो जाता। ठीक है, और फिर हम यहाँ 0.5 की जगह 0.65 कर रहे होते, और 15% का डिस्टेंस फैक्टर फ्रैक्शंस लगा के ये डिफरेंट वैल्यू निकलती। ठीक है, आई होप कि बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इतने बढ़िया से आपको कहीं पे भी एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगे ऑन द वेब। ठीक है, तो यहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर कट समझ गए। आगे हम देखते हैं कि भाई इनको समस्या तो समझ गए कि भाई किस तरह से कैलकुलेट होता है, किस तरह से ये फेल होता है, क्या CLS है। अब जानते हैं कि भाई इसमें रीजंस क्या होते हैं फेल होने के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉजेस ऑफ ए पुअर CLS आर, यानी कि CLS के फेल होने के लिए बहुत सारे रीजंस नहीं हैं, बहुत कम रीजंस है, जिनमें से मैंने मेन तो कर ही दिया, और आई डोंट थिंक कि इससे बाहर भी कुछ हो सकते हैं, बट मेन यही है। और मेन क्या है, तो आइए समझते हैं। सबसे जो ज़्यादा मेन है कि इमेज एड्स और कोई वीडियो एम्बेडेड जो आ रही है। बेसिकली होता है क्या है कि हम बात करें पहले इसके फैक्टर की, जो कॉजेस होते हैं पुअर CLS के, तो आपने देखा होगा कोई इमेज हमने पढ़ी है, उसको ऐसे ही डाल दिया बगैर उसमें डायमेंशन डाले हुए। अगर किसी इमेज में डायमेंशन नहीं है तो होता क्या है, सबसे पहले ये इतनी बड़ी इमेज लोड होती है, फिर सडनली इतनी बड़ी इमेज हो जाती है। तो होता है क्या है, जब इमेज छोटी से बड़ी होती है तो आपके लेआउट को पुश कर देता है, इसलिए उसको हम अनस्टेबल लेआउट मानते हैं। यानी कि गूगल कहता है भाई अपने लेआउट को स्टेबल बनाओ तभी हम पास करेंगे। तो उसके लिए हमें डिफरेंट फिक्सेस लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं फिक्सेस बता ही देता हूँ कि जब भी आप कोई इमेज एड्स इमेज इस तरह की कुछ भी आप डाल रहे हो जो आपके व्यू पोर्ट में दिख रहा है, ठीक है, अगर वो लोड होते हुए दिख गया तो वो आपका कैलकुलेट कर लेगा अपने फ्रैक्शन में, क्योंकि यूज़र को दिखना नहीं चाहिए कि आपका लेआउट अनस्टेबल है और फ्लैश कर रहा है। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि जो भी आप ये डाल रहे हो उसमें प्रॉपर डायमेंशन हो, तो जितनी डायमेंशन आपकी इमेज है उतनी डायमेंशन वो ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके अंदर जो मैंने डाल रखा है इमेज एस्पेक्ट रेशो, तो इसमें CSS से कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इमेज एस्पेक्ट रेशो आप उसमें डाल दोगे तो पहले से ही उतना स्पेस वो रिजर्व करके चल लेगा, और अगर कोई टेक्स्ट यहाँ से फॉलो हो रही तो वो यहीं रहेगी, इतना स्पेस वो ब्लैंक छोड़ देगा, क्योंकि आपने एक एस्पेक्ट रेशो मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं। जो भी आपका इमेज ऐड या कुछ इमेज इस तरह का कोई भी आपका कंटेनर है तो उसके अंदर आप एस्पेक्ट रेशो डाल दीजिए, तो आपको वो रिजर्व कर लेगा उतना स्पेस, और लेआउट जो है फ्लैश नहीं करेगा, यानी कि पुश नहीं करेगा, अनस्टेबल नहीं होगा।
तो ये एक रीज़न है। दूसरा है वेब फ़ॉन्ट। तो दोस्तों कई बार होता है कि जब वेब फ़ॉन्ट लोड होता है ना, तो आपके एलिमेंट छोटे बड़े होते हैं, जिससे भी आपका कैलकुलेट होता है CLS। ऑल्दो अगर सिर्फ वेब फ़ॉन्ट की वजह से आपका बहुत कम फेल होता है, क्योंकि 0.1 तक का तो थ्रेशोल्ड है ही, ठीक है, वहाँ तक आप मैनेज हो जाता है। बट कुछ कुछ फ़ॉन्ट ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा, जैसे हेडिंग 2 लाइन में आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि वेब फ़ॉन्ट जो आप लगा रहे हैं उसमें लिंक प्रीलोड लगाओ, और उसके अंदर डिस्प्ले एक होता है प्रॉपर्टीज़, जब भी हम कॉल करते हैं डिस्प्ले स्वैप, तो आप उनका यूज़ कीजिए। वो फॉल बैक फ़ॉन्ट होते हैं, एकदम से फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है, फॉल बैक फ़ॉन्ट इज़ स्वैप्ड विद द वेब फ़ॉन्ट, यानी कि जो आपका जब तक कि कोई आपने कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ कर रखी है वो लोड होने में टाइम ले रहा है, तो उसका एक फॉल बैक फ़ॉन्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई मैंने मान लीजिए कि कोई लिगजेन नाम से कोई फ़ॉन्ट है, ठीक है, और ये लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो आप इसके साथ साथ एरियल भी डाल दीजिए, ठीक है। तो एरियल डाल देंगे, जब तक ये आपका ये लोड होगा तब तक ये एरियल दिख जाएगा, उसके बाद आपका लेक्सेंट दिख जाएगा, तो उससे जो आपका लेआउट है कम फ्लैश होगा। इसको FOUT फॉट भी बोलते हैं। इट मीन्स कि फ्लैश ऑफ अनस्टाइल टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट है अनस्टाइल टेक्स्ट की वजह से जो फ्लैश होता है इसको फॉट बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए, ये समझ गए। अवॉइड यूजिंग पोजिशन प्रॉपर्टी फॉर एनिमेशन इंस्टेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यूज ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मैंने एक चीज़ शुरू में कही थी, जो आपके व्यू पोर्ट में जो चीज़ें हिलती डुलती हैं, अनस्टेबल है, फ्लैश कर रही है, उसकी वजह से आपका CLS स्कोर बढ़ता है। बट कई बार हमें एनिमेशन लगाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जब भी आप एनिमेशन यूज़ कर रहे हो तो उसमें पोजीशंस प्रॉपर्टी का यूज़ मत करो, आप ट्रांसफॉर्म का यूज़ करो, तो आपका CLS नहीं बढ़ेगा। ये आप अपने वेब पेज में ट्राई कर सकते हो। मैंने बस बता दिया कि पोजीशंस का यूज़ ना करके आपको ट्रांसफॉर्म का यूज़ करना है। तो मोटी मोटी बातें यही है कि आप क्या क्या कॉजेस हैं इनके फेल होने के और इसको फिक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक? तो हमने बात कर लिया कि CLS होता क्या है, कैसे रिपोर्ट होता है, मेजरमेंट क्या है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, और पुअर कॉजेस ऑफ CLS होता क्या है और कैसे फिक्स किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे फ़िलहाल CLS में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।